हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेई का फेवरेट टॉपिक। मतलब ये समझ लो कि ऑल्टरनेट ईयर्स इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ देखना। तो पहले टॉपिक का नाम लिख लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन as a sum of infinite series, infinite series, ठीक है। इसमें भी क्या है, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक जो बोर्ड में आते हैं और एक जो जेई में आते हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर दैट फर्स्ट हम इसका थियरी देख लेते हैं, है क्या बेसिकली है। तो देखो, मान लो मेरा एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, मैंने ऐसे बना लिया, लेट्स से दिस इज माय एफ एक्स फंक्शन, ठीक है। अब इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है ए से बी, तो लेट्स से दिस इज एक्स इज इक्वल टू एन, दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी लाइन, ठीक है। सुनना, देखना ध्यान से। अब क्या किया हमने, इस ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व है, उसको मैंने एन स्ट्रिप्स में डिवाइड किया, एन और जो वर्टिकल स्ट्रिप्स में। तो लेट्स से दिस इज माय स्ट्रिप 1, दिस इज माय स्ट्रिप 2, दिस इज माय स्ट्रिप 3 एंड सो ऑन। बीच में कहीं तो आएगा एक स्ट्रिप, ठीक है ना, और फिर ये चलता रहेगा, आखिरी में यह है हमारा स्ट्रिप, ठीक है ना। क्या किया हमने, ए टू बी में जो एरिया निकालना है उसको मैंने एन वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि, और मैंने क्या किया, ये टोटल ये है मेरी एन स्ट्रिप्स, ठीक है ना। और हर एक स्ट्रिप का विड्थ जो है वो एच है, मतलब कहने का मतलब ये जो विड्थ है दिस इज एच, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी है मेरी, एन है, ठीक है। तो एन स्ट्रिप्स है, हर एक का विड्थ एच है, तो और b माइनस ए इज द टोटल लेंथ। तो मैं इधर से क्या लिख सकता हूं, एक रिलेशन b माइनस ए इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एच। ये याद रखना सबसे पहला बात, ठीक है ना। क्या बोला, टोटल b माइनस ए जो लेंथ है उसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट का जो विड्थ है दैट इज स्मॉल h, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं, अब देखना ध्यान से कि ये तो मेरा x इज इक्वल टू ए लाइन है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा, मैं साइड में लिख रहा हूं, उधर नहीं लिख रहा हूं, मतलब लिखा नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू ए प्लस एच, क्योंकि h विड्थ है। सिमिलरली ये हो गया h प्लस 2h, a प्लस 2h, सॉरी। सिमिलरली मैंने कोई बीच में स्ट्रिप लिया, तो लेट्स से ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया a प्लस r इंटू एच, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस r प्लस 1 इंटू एच एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये वाला स्ट्रिप, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कौन कितना होगा इसका x कोऑर्डिनेट, a से स्टार्ट किया, ये क्या लिखा, a प्लस 0h, a प्लस 1h, a प्लस 2h एंड सो ऑन। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। पहले इस फिगर को दिमाग में बिठाओ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रियली बहुत लॉजिकल है, मजा आएगा सीखने में, ठीक है। अब सुनना, अब क्या किया हमने कि इस एरिया का हमें ये एरिया निकालना है हमें, तो हमने क्या किया, इसको एन स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। अब मैं हर एक स्ट्रिप का एरिया अब मैं इन रेक्टेंगल्स का एरिया लिख रहा हूं। कैसे, मैंने बोला ये जो अब मैं जो शेड कर रहा हूं, इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ये एक्स का, इधर x कोऑर्डिनेट a है इस पॉइंट का, तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज व्हाट, a कॉमा f ऑफ a। तो मतलब कहने का मतलब जो पहला रेक्टेंगल जो मैंने शेड किया उसका हाइट कितना हो जाएगा, f ऑफ a, दिस इज f ऑफ a हाइट, मतलब कोऑर्डिनेट इज a कॉमा f ऑफ a, बट हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज व्हाट, f ऑफ a। तो मैंने बोला इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, लेट्स से मैं a1 नाम दे रहा हूं, चलो मैंने बोला a1, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज व्हाट, h is the width and height is f of a। क्लियर है। अब मैंने इसी तरीके से दूसरा रेक्टेंगल पे आता हूं। अब ये दूसरा रेक्टेंगल, एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं। लेट्स से ये सेकंड रेक्टेंगल पे आया, ठीक है। अब ये सेकंड रेक्टेंगल का एरिया लिखूंगा, तो देखो ये जो हाइट है इस रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी, f ऑफ a प्लस एच, हाइट ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, विड्थ इज अगेन सेम h। तो मैंने बोला एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल क्या होगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस एच। यहां तक क्लियर है।
ऐसे सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर देगा, ये थर्ड रेक्टेंगल हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरा लास्ट रेक्टेंगल हो जाएगा, ये लास्ट रेक्टेंगल। ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके से मेरा जो nth रेक्टेंगल होगा दैट विल बी एफ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने तुमसे बोला क्या इन रेक्टेंगल्स का एरिया का सम क्या एरिया अंडर द कर्व है? तो आंसर मिलेगा नहीं है। एक्चुअली इस डायग्राम के हिसाब से जो मैंने अभी डायग्राम बनाया और जो मैंने रेक्टेंगल्स लिए उनमें एरिया बराबर नहीं है। एक्चुअल एरिया जो होगा इस डायग्राम के हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में हमने क्या थोड़ा थोड़ा एरिया कम काउंट किया। कैसे कम किया? देखो मैं इधर शेड कर देता हूं, ये वाला जो मैंने ब्लू से शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये एक्स्ट्रा एरिया है अपार्ट फ्रॉम रेक्टेंगल का एरिया जो ब्लू में शेड किया, दैट इज नॉट इंक्लूडेड हियर। अगर मान लो मैंने ऐसे बोला ना सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, क्या होगा? पहले एक बार सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? हर एक रेक्टेंगल का एरिया का सम, तो h इंटू एफ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन। तो मैं इनको ऐड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? h तो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये ऐसा लिखा है, एफ ऑफ ए माइनस वन इंटू एच ब्रैकेट ऐसे। क्लियर है? तो मैं क्या क्लेम कर रहा हूं अभी कि जो सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल है ना, वो इस डायग्राम के हिसाब से एक्चुअल एरिया से कम है। उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था मैं कि इस रेक्टेंगल का हमने एक्चुअल एरिया तो यहां से यहां तक का पूरा ये होगा ब्लू प्लस ये ब्लैक शेडेड, बट हमने रेक्टेंगल में ये एरिया मिस कर दिया ब्लू वाला। सिमिलरली इस रेक्टेंगल में ये वाला एरिया मिस कर दिया, सिमिलरली इस रेक्टेंगल में ये वाला एरिया मिस कर दिया, इतना। ठीक है, सिमिलरली जो मैंने जैसे ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसमें मैंने कौन सा एरिया मिस कर दिया? ये वाला मिस कर दिया, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के वक्त तो मैंने इतना लिखा है बस, ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला ब्लू शेड मिस कर दिया। सिमिलरली ये वाला एरिया मिस कर दिया एंड सो ऑन। तो जो मैंने एरिया लिखा है दैट इज सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल दैट इज एक्चुअली लेस देन द एरिया अंडर द कर्व। पहले ये दिमाग में बिठाओ। मैं इस सिनेरियो की बात कर रहा हूं, और भी सिनेरियो लेंगे, डिक्रीजिंग का भी सिनेरियो लेंगे तो अलग होगा, उसमें हो सकता है ज्यादा है, बट एट प्रेजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ मैंने इधर एफ एक्स को इंक्रीजिंग माना है। तो जो सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल है वो इसमें अभी कम आया। क्लियर है यहां तक? चलो अब मैं एक और डायग्राम से थोड़ा और इसको एक स्ट्रिप को एलैबोरेट कर रहा हूं, ठीक है ना? तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम कोई भी एक स्ट्रिप ले लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर हमने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाए, मतलब क्या? विड्थ को छोटा किया, क्योंकि देखो n इंटू एच तो कांस्टेंट है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम होना ही पड़ेगा, बिकॉज b माइनस ए तो फिक्स है। तो मैंने बोला n को बढ़ाया मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाए, मतलब हमने पार्टीशन ज्यादा करे, तो क्या होगा? विड्थ साइज कम होगा, ऐसे बोल लो, या फिर ऐसे बोलो कि विड्थ साइज अगर हमने कम किया तो ज्यादा पार्टीशन हो पाएंगे, ठीक है ना? ज्यादा स्ट्रिप्स बन पाएंगे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देखना, ध्यान से सुनना। जैसे अभी मान लो एट प्रेजेंट हमारा ऐसा था ग्राफ, ठीक है ना? और ये मैंने एक ही स्टेप को थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं, ठीक है ना? एक ही स्टेप को थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं, देख बने रहना, ठीक है ना? मान लो ये एक स्टेप है एच विड्थ की, ठीक है ना? एच विड्थ की एक स्टेप है, उसी का थोड़ा मतलब जूम फॉर्म, ठीक है? तो अब मैंने बोला कि हमने जो एरिया निकाला था, एक्चुअल एरिया तो क्या है? ये पूरा इस कर्व के नीचे वाला, बट हमने रेक्टेंगल जब माना था तो हमने एरिया कौन सा निकाला था? हमने ये हाइट ली थी रेक्टेंगल की, ये हाइट ली थी, तो हमारा एरिया ये आया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल के कारण। बट इसमें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि ये वाला पार्ट मिस हो गया, मतलब इतना हमारा एरर है एरिया में। तो अब मैंने बोला इतना एरिया में एरर है, जो अभी दिख रहा है तुम्हें ऊपर, जो मैंने शेड नहीं किया, दैट इज द एरर। अब मैंने बोला कि अब मैंने स्ट्रिप्स को ट्वाइस कर दिया। अब मैं जैसे मतलब पहले मैं 5 पार्टीशन कर रहा था, अब मैं 10 पार्टीशन कर रहा हूं, तो ये स्ट्रिप के 2 पार्ट, एक और पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है? अब देखना, एक और पार्टीशन होने के बाद क्या होगा मेरा कि ये वाला, इस वाली स्ट्रिप के लिए तो यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर तो कोई चेंज नहीं हुआ। बट जो दूसरी स्ट्रिप हुई उसके लिए इफ यू नोटिस केयरफुली, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया। मतलब क्या हुआ? हम एरिया के और क्लोजर जा रहे हैं। पहले एरर ज्यादा था, अब एरर कम हुआ, क्योंकि ये एरिया और ऐड हो गया। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हम स्ट्रिप्स बढ़ाएंगे,
नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाएंगे तो हमारा जो एरिया है वो दैट विल मूव टुवर्ड्स एक्चुअल एरिया। जैसे फर्दर मैंने माना एक और स्ट्रिप बढ़ा देते और पार्टीशन कर देते हैं, अब इन दोनों स्ट्रिप्स के फर्दर पार्टीशन कर देते हैं। तो लेट्स से एक, चलो रेड कलर नहीं करते हैं, लेट्स से मैंने एक और इसके भी दो एक और कर दिए, इसके भी दो और कर दिए। तो देखो अब कौन कौन सा एरिया और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, देखो जस्ट केयरफुली सी इट। एक तो देखो ये वाले में ये वाला, ठीक है, ये वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये वाले में ये वाला। तो देखो हम और नजदीक चले गए एक्चुअल एरिया के। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, तुम नोट के फॉर्म में लिख लो, एज वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स, या फिर एज वी कीप ऑन डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर क्लोजर टुवर्ड्स एक्चुअल एरिया। वी आर मूविंग मोर क्लोजर टुवर्ड्स एक्चुअल एरिया। अगर हम विड्थ साइज कम करेंगे, फर्दर मान लो मैंने और एक और पार्टीशन कर दिया, लो इसका और पार्टीशन कर दिया, तो ये एरिया और ऐड हो जाएगा। ये एक स्टेप थी, फिर हमने फर्दर पार्टीशन करते गए, तो क्या हो रहा है, अब हमारा एरर कम आ रहा है। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अभी हमारा एरर बहुत कम बचा। अभी हमारा एरर एक तो ये वाला बचा, एक ये वाला बचा, एक ये वाला, एक ये छोटा सा और एक ये छोटा सा। पहले देखो कितना सारा एरर था हमारा, तो हमने स्ट्रिप साइज बढ़ा के एरर को रिड्यूस किया। अब सोचो ऐसे करते 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 मैंने स्ट्रिप्स को इनफाइनाइट कर दिया, तो क्या होगा मेरा, यू कैन नोटिस इट, स्ट्रिप्स बहुत छोटी होगी, तो ये जो एरिया होगा ना, ये इधर बहुत कम डिफरेंस होगा। मतलब ऐसे बोल सकता हूं मैं कि जैसे जैसे मैं स्ट्रिप्स बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं स्ट्रिप्स बढ़ाऊंगा और मैं स्ट्रिप्स को इनफाइनाइट की तरफ लेके गया, या फिर मैं बोल दूं एच को 0 की तरफ ले गया, विड्थ को 0 की तरफ लेके गया, तो जो सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल है ना, ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, एक्चुअल एरिया की तरफ। क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है ना, और नोट करके लिख लो, एज वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स द सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विल मूव, विल अप्रोच टुवर्ड्स व्हाट, एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, चलो तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। ये डायग्राम बनाना जरूर, ठीक है ना, तो ये वाला कॉपी कर लिया है वो, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं देखना ध्यान से, सुनना। मैंने लिखा पहली बात, अभी जो हमने देखा उसके हिसाब से H, अच्छा जो मैंने एरिया लिखा था उसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या था, सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखो, चलो, सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, H तो सब में कॉमन था, फिर था एफ ऑफ ए प्लस आर, एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन। तो इसको मैं सिग्मा के फॉर्म में लिख रहा हूं, सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू एच। कहां से स्टार्ट हुआ था, पहले रेक्टेंगल का हाइट हमने एफ ऑफ ए लिया था, तो आर इज इक्वल टू 0 से, और लास्ट रेक्टेंगल का जो हाइट लिया था वो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच था, तो एन माइनस 1 इधर आ गया। अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू, तो अभी हमने फिगर बनाया था, चलो ऐसे लिख लो भले, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अभी मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, if function is increasing, sum of areas of rectangle is this, and this quantity is less than the actual area, this I am claiming, h into sigma r is equal to 0 से n minus 1 f of a plus rh, 100% ये कम होगा एरिया अंडर द कर्व, दैट इज a to b fx dx। यहां तक डाउट नहीं आना चाहिए। मैंने क्या बोला, भले कितनी भी स्टेप हो, 1 करोड़ स्टेप हो, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, 2.5 करोड़ ले लो, 1 अरब ले लो, तो भी ये 100% इससे कम आएगा, 100%। सुनना ध्यान से, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। बट मैंने क्या बोला कि ये तो पक्की बात है कि ये भाई इससे कम है 100%, लेकिन अगर मैंने स्ट्रिप्स को इनफाइनाइट की तरफ ले गया, तो ये जो क्वांटिटी है जो लेफ्ट में लिखी है सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, एक्चुअल एरिया की तरफ। तो हम क्या बोले, अब जब मैं बोलता हूं कोई फंक्शन 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 है। मैं ये नहीं बोलता लिमिट 5 के आसपास है, पहले ही मैंने इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस दिया लिमिट्स में। मैंने बोला कोई फंक्शन अगर 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आई विल से लिमिट फंक्शन की 5 होगी, ना कि लिमिट 5 के आसपास होगी। तो मैंने बोला अगर मैंने इसमें लिमिट लगा दी, मैंने बोला अभी तो ये इससे लेस देन है 100%, बट अगर मैंने इसमें लिमिट लगा दी, तो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इसके बराबर आ जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं लिमिट लिख रहा हूं, देखना इसमें और इसमें अंतर है। जो मैं लिख रहा हूं लिमिट, अब लिमिट भी क्या है, हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं। मतलब हमारा ये तो फिक्स है कि n इंटू एच कॉन्स्टेंट है, दैट इज b माइनस ए।
तो n की तरफ से चाहे h की तरफ से, तो मैं लेट से दोनों की तरफ से लिख देता हूं, मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और करके लिख दिया h टेंड्स टू 0, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। दीज आर नॉट टू डिफरेंट वेरिएबल्स, दे आर सिंगल, मतलब डिपेंडेंट है ना, एक को हम दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो या तो n की तरफ से लिखो या h की तरफ से लिखो, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा, और अच्छा h भी है इधर, h इंटू r इज इक्वल टू 0 से n-1 f ऑफ a प्लस आर एच, दिस इज इक्वल टू नॉट लेस देन a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आना चाहिए कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। क्या बोला मैंने कि ये 100% इससे कम होगा, कोई दो राय नहीं है। बट जब मैं इसकी लिमिट निकालूंगा, क्योंकि हमें पता है ना कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बढ़ा रहा हूं मतलब मैं n को इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा हूं, तो ये जो क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है वो एरिया अंडर द कर्व के पास जा रही है, मतलब लेट्स से एरिया अंडर द कर्व 2 यूनिट्स है, तो दिस क्वांटिटी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, दैट मींस व्हाट, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 2, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो लिमिट की भी फील आ जाए, मतलब हमने लिमिट वैसे ही बहुत डिटेल में किया है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में किया है, और ये पॉइंट पे मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स की फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू में अंतर होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसी में अब क्या कर रहे हैं, अब देखना इंपॉर्टेंट चीज। तो पहले तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, और जे बोर्ड में फिक्स आता है 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स, ठीक है। अब देखना, अब मैंने अब क्या किया, जैसे अभी हमारा क्या था ये, अब मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, जो भी चीजें हमारी वो उल्टी हो जाएंगी, डिक्रीजिंग के लिए बता दूंगा बाद में शॉर्ट में, बट अभी इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। लेट्स से ये मेरा वही है ग्राफ, और लेट्स से दिस इज माय ए एंड लेट्स से दिस इज माय बी। चलो और बड़ा बना देते हैं इसको, यहां तक खींच देते हैं, लेट्स से दिस इज माय बी। अब सुनना ध्यान से, अभी तो क्या किया था हमने, जब फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट लिख रहे थे तो हमने इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखा था। अब मैंने लेट्स से ये मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये मेरा सेकंड रेक्टेंगल है, ये मेरा थर्ड है एंड सो ऑन, और ये लास्ट रेक्टेंगल है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, अगर एक स्ट्रिप का विड्थ h है तो ये होगा a प्लस एच, ये वाला हो जाएगा a प्लस 2h एंड सो ऑन, और ये वाला ये कितना होगा, ये वाला दिस इज a प्लस n इंटू एच। वैसे भी पता है b माइनस ए एन के बराबर है, ये b है, b माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू एच है, तो b कितना है a प्लस एन एच, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो ये a प्लस एच है तो ये a प्लस एन एच होगा, ऐसे बोल दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब क्या किया, अब मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जब हाइट ले रहा हूं ना तो मैं अलग ले रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये वाली हाइट ले रहा हूं फर्स्ट रेक्टेंगल की, मतलब अब मैं रेक्टेंगल पहले मैं नीचे से बना रहा था, अब मैं ऊपर से ऐसे बना रहा हूं। सिमिलरली दूसरे रेक्टेंगल के लिए मैं ये बना रहा हूं, तीसरे रेक्टेंगल के लिए ये बना रहा हूं, एंड सो ऑन, लास्ट रेक्टेंगल के लिए ये बना रहा हूं। तो इस वक्त क्या होगा, अब क्या होगा, जो एरिया आएगा सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल वो एक्चुअली कम ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू एरिया अंडर द कर्व। क्यों, क्योंकि ये हाइट ज्यादा दिख रही है, अब एरिया अंडर द कर्व ज्यादा दिख रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अब मैंने बोला इसकी हाइट कितनी हुई फर्स्ट रेक्टेंगल की, ये एफ ऑफ ए है, ये वाला पॉइंट एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई एफ ऑफ ए प्लस एच। सिमिलरली इसकी हाइट कितनी हो गई एफ ऑफ ए प्लस 2h, क्योंकि ये वाला y कोऑर्डिनेट ले रहा है ना, ये वाला y कोऑर्डिनेट, अगर इस पे x a प्लस एच है तो इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ a प्लस एच होगा, वही मैंने हाइट लिया फर्स्ट रेक्टेंगल का। तो सिमिलरली ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाला पॉइंट f ऑफ a प्लस एन एच, तो ये वाली हाइट हो गई f ऑफ a प्लस एन एच। अब मैं इस सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल लिख रहा हूं, तो सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, पहला एरिया h इज द विड्थ, h तो फिक्स है, हर एक स्ट्रिप का विड्थ h है, इनटू पहले स्ट्रिप का हाइट f ऑफ a प्लस एच। इससे पहले वाला जो सिनेरियो था उसमें क्या आ रहा था हमारा f ऑफ a आ रहा था, तो बट इधर क्या है f ऑफ a प्लस एच प्लस फिर f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा f ऑफ a प्लस n इंटू एच, ठीक है। इसको मैं सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, h इंटू सिग्मा f ऑफ a प्लस RH। अब याद क्या रखेंगे, r कहां से वेरी करेंगे, 1 से
n तक। उधर क्या था हमारा 0 to n-1। तो अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, ये जो एरिया आने वाला है दैट इज 100% अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ व्हेन fx इज इंक्रीजिंग, दिस इज 100% ग्रेटर देन a to b fx dx। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। एंड अगेन सेम कंसेप्ट पहले जैसा कि अगर मैंने विद स्ट्रिप्स को, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को बढ़ाया तो एरर कम आएगा और हमारा जो सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, एरिया अंडर द कर्व की तरफ। तो लेट्स से उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लेट्स से मान लिया पहले मेरा एक स्टेप ये था, मान लिया थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं मैं ये, तो मैंने पहला स्टेप लिया था, तो ये वाला स्टेप लूंगा तो मैं किस ये पार्ट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ठीक है, जो मैंने टिक किया। बट अगर मान लो मैंने इसी स्टेप को 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो सिनेरियो, ये मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, इस स्टेप के लिए, पहली वाली स्टेप के लिए, दूसरी वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली वाली के लिए अब हम क्या लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे। तो इतना एरर जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये वाला एरर रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रेस बढ़ाए तो ये जो रेड में मार्क कर रखा है ये एरर रिड्यूस हो गया। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो एरर कम होता जाएगा और हम एक्चुअल आंसर की तरफ मूव करते जाएंगे। तो इसका मतलब सेम जैसे पहले किया था कि ये तो 100% इससे ज्यादा है, बट लिमिटिंग केस, इसका जो लिमिट होगा, क्योंकि ये किसको अप्रोच कर रहा है, अगर मैं इस स्ट्रिप्स को इनफाइनाइट की तरफ ले जा रहा हूं तो ये एरिया की तरफ मूव कर रहा है। लेट्स से एरिया अंडर द कर्व 5 यूनिट्स है, तो 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, 5। तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, या फिर h लगा दो, h टेंड टुवर्ड्स 0, h इंटू सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच, r goes from 1 to n, this is equal to, not less than, greater than, this is exactly equals to a to b fx dx। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, तो सम अप करता हूं मैं, समरी लिख देता हूं इसका छोटा सा, एक ही लाइन में जो हमने देखा ये सब, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो, ठीक है। एक्चुअली जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत से टेक्स्ट बुक में इंटीग्रेशन को जब डिफाइन करते हैं, एरिया अंडर कर्व कैसे आता है, तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। मतलब कि सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना, लाइक दैट वे दे यूज्ड टू एक्सप्लेन। चलो अब मैं बोल रहा हूं समरी लिखते हैं जो हमने देखा। देखो क्या था, सबसे पहले बीच में इंटीग्रेशन a to b fx dx। अच्छा इधर लिख लो, मैं इधर लिख रहा हूं फर्स्ट इसके लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, जो इंटीग्रेशन a to b fx dx होगा ये 100% कम होगा h इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n और h में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, क्योंकि n और h दिखने में सेम लग रहे हैं थोड़े, f ऑफ a प्लस आर एच, और ये 100% छोटा बड़ा होगा सिग्मा h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच से, बट इधर r क्या है, 0 to n-1। समझ में आया, ये एक ही लाइन में लिख दिया हमने, जो दोनों अलग अलग एक्सप्लेन किया। मतलब इसमें क्या किया था हमने, रेक्टेंगल की जो हाइट ली थी अगली वाली ली थी, और इसमें पहली वाली ली थी, ठीक है। अच्छा लेकिन इसी में मैं लिमिट लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा a to b fx dx, दिस इज इक्वल टू h इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ a प्लस आर एच, एंड दिस इज इक्वल टू h इंटू सिग्मा, सॉरी सिग्मा, ये सिग्मा के अंदर h है, ठीक है ना, गलत लिख दिया ये मैंने, बाहर लिख दिया क्या, अच्छा ये h अंदर है, ठीक है ना, सिग्मा h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, r इज इक्वल टू 0 से n-1, और लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इधर भी लिख लो, लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। क्लियर है यहां तक। तो अब डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, खुद सोचो, अब डिक्रीजिंग होगा तो खुद से देखो कि डिक्रीजिंग होगा, लेट्स से चलो मैं ले लेता हूं, मैंने कहा डिक्रीजिंग होगा, छोटे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं उतना। अब उल्टा होगा, उल्टा से मतलब इधर उल्टा हो जाएगा, कैसे कि अगर मान लो मैं इधर से स्टार्ट किया, दिस इज a, दिस इज b, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो बहुत डिटेल में हो चुका है। तो अब मैंने स्टेप बनाया, तो लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, तो जब मैं f ऑफ a इंटू h ले रहा हूं ना, जब n r इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल h इंटू एफ ऑफ a, अब मैं ज्यादा ले रहा हूं एरिया, अगर मैं a से स्टार्ट कर रहा हूं हाइट, तो मैं ये एरिया ले रहा हूं, लेट्स से सेकंड स्टेप इज दिस, तो ये एरिया ले रहा हूं,
तो अब ज्यादा आएगा। और उल्टा करूंगा, मतलब अब मैं अगर मान लो एफ ऑफ ए एच इंटू एफ ऑफ ए लिखूंगा तो मैं कौन सी स्टेप ले रहा हूं देखना, तो मैं ये वाली स्टेप ले रहा हूं, इधर मैं ये वाली स्टेप ले रहा हूं, ये लिख लेना थोड़ा थोड़ा साइड में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं सेम चीज, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, बट यू हैव टू राइट इन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना। इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो पहले इसको पॉज करके। इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, अब मैं डिक्रीजिंग के लिए ये उल्टा हो जाएगा, बस ये उल्टा हो जाएगा, बट लिमिटिंग केस में तो बराबर ही रहेगा, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थियरी पार्ट इससे रिलेटेड, ठीक है ना। और इंक्रीजिंग के लिए हो गया, डिक्रीजिंग के लिए हो गया। अब तुम ऐसे लिख लो फॉर एनी फंक्शन, ये वाली तो होल्ड करेगी, ठीक है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पता तो हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे पहले वाले पे, बट ये वाला जो सेकंड पॉइंट है लिमिटिंग वैल्यू, ये तो चाहे फंक्शन इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो कैसा भी हो, ये तो पक्का बराबर, लिमिटिंग केस तो बराबर ही होगा, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नाउ विल सी सम इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन दिस। पहले बोर्ड का, हाँ तो मैंने क्या बताया था इसमें कि 2 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं, पहले हम बोर्ड वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अपन जेई वाला देखेंगे। तो बोर्ड वाला क्या है कि वो दे देगा इंटीग्रेट करो, जैसे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन लेट्स से एक्स स्क्वायर dx 2 से 3, ठीक है। मान लो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऑफ कोर्स अब कोई बोलेगा सर इसको तो इंटीग्रेट करना है, तो बच्चों वाला है, ऑफ कोर्स बच्चों वाला है, बट वो क्या बोलेगा बोर्ड में कि इंटीग्रेट दिस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, तो जो भी हमने मेथड देखा ना, इवैल्यूएटिंग इंटीग्रेशन यूजिंग अबव, मतलब इसको चलो लिख ही लो, एक काम करो, इस नोट के पहले नोट करके लिख लो, इस एग्जांपल के पहले, कि जो हमने अभी देखा था इंटीग्रेशन a टू b इज इक्वल टू सिग्मा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a h इनटू f ऑफ a प्लस r h, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हम उसकी मदद से निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ऐसे लिख लो, इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल यूजिंग अबव लिमिट। अबव लिमिट से मेरा मतलब जो मैंने लिखवाया था वो लिमिट, उधर जो लिखवाया लास्ट लाइन, इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल यूजिंग अबव लिमिट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। चलो तो अब मैं आ रहा हूं इस क्वेश्चन पे। मैंने क्या बोला कि ऑफ कोर्स जेई में अगर मान लो वो आएगा ऐसा, तो उसको तो पता नहीं होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं या नॉर्मल कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जेई में तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन 2 to 3x स्क्वायर dx, बट बोर्ड में आता है। बोर्ड में वो बोलेगा कि इवैल्यूएट दिस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इवैल्यूएट दिस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, क्लियर है। तो कैसे स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तुम्हें अगर खुद से एक बार ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, जो वीडियो पॉज करके। इसमें क्या करना है, हमें बस इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे, और सिग्मा बस लिमिट का क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। तो देखो मैं बताऊंगा, वैसे जेई में भी इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बट कम चांसेस है, बट बताऊंगा कैसे बनेगा। बट पहले तो हम बोर्ड के लिए देख रहे हैं इसको। तो मैंने बोला मान लो तुम्हें बोर्ड में आया इवैल्यूएट दिस, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, वो पहले फॉर्मूला लिख लिया, क्या था, सिग्मा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अब चाहे r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो चाहे 1 से स्टार्ट करो, तो चलो मैं 1 से कर रहा हूं, 1 से n कर रहा हूं, ठीक है ना, जनरली 1 से n ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब इसमें हम प्लग कर देते हैं, और इधर क्या है मेरा n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट, या फिर h टेंड्स टू 0, दोनों में से कोई भी ले लेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या करेंगे, इधर तो n और h दोनों आएंगे, तो हम उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या किया, सबसे पहले तो मैंने वो लिखा b माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू एच। तो b मेरा 3 है, a मेरा 2 है, तो ये 3 माइनस 2 इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एच, तो इधर से मेरा 1 इज इक्वल टू n इंटू एच आया, ठीक है, 1 इज इक्वल टू n इंटू एच आया। तो एक काम करो, इसको तुम 1 लिख लो, ठीक है ना। 1 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर 1 इधर थोड़ा ठीक लगेगा देखने में, ये तो 1 से लगेगा n and h आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो अपने से थियरी बच्चे जनरेट कर लेते हैं, अगर मैं इधर 1 लिखता तो बोलते हैं n and h आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं है, n into h कांस्टेंट है, ठीक है ना। हाँ तो मेरा 1 से 3 आ गया, 3 minus 1 nh, 2 is equal to n into h। अब इसमें लिखते हैं, तो सिग्मा
r इज इक्वल टू 1 से n, h तो मेरा h रहेगा, f ऑफ a प्लस आर एच क्या हो जाएगा, fx अगर मेरा x स्क्वायर है, दिस इज माई fx ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो f ऑफ a प्लस आर एच क्या होगा, इधर रख दो, a क्या है मेरा, a तो मेरा 1 है, तो 1 प्लस r इंटू h, x स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, ये क्या लिखा है, f ऑफ a प्लस आर एच ही तो लिखा है, इसमें a प्लस आर एच डालो तो क्या आ जाएगा, a मतलब 1 प्लस आर एच डालो तो क्या आएगा 1 प्लस आर एच का स्क्वायर, 1 प्लस आर एच का स्क्वायर। तो बस अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, अब मैंने लगा दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, या और एक रिलेशन दिमाग में रखना है, n इंटू एच 2 के बराबर है, ठीक है। चलो तो इसको मैं ऊपर का रब कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको साइड में ना एक्चुअल आंसर निकाल लेते हैं फास्ट तरीके से, फिर वेरीफाई कर लेंगे सेम आ रहा है या नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, 1 से लेके 3, ठीक है, ठीक है। तो 3 डाला इसमें, तो 3 3 9 9, 3 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 बाय 3, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आने वाला है, बाद में वेरीफाई करेंगे इस पर, 27 बाय 1 मतलब 26 बाय 3 आएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे दिमाग में, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, हाँ तो मेरा हो गया ये, देखना इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा सिग्मा, चलो इधर ही लिखता हूं मैं, सिग्मा h इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2r इंटू एच, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब मैं सिग्मा को ब्रेक कर देता हूं, तो ना आई विल ब्रेक द सिग्मा, तो ये लिखा है h, तो वेरिएबिलिटी तो r है, तो ये हो जाएगा h प्लस h n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n इंटू एच, प्लस ये h स्क्वायर कांस्टेंट है, h स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये एक h है तो ये h क्यूब हो जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं n और h में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, मेरी आदत है थोड़ा सिमिलर लिखता हूं मैं, गलती है, ठीक है, प्लस 2h और ये एक h, तो ये 2h स्क्वायर, और सिग्मा r इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। मुझे निकालना है लिमिट, सिग्मा खत्म हो गया, सिग्मा को हमने लगा दिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर h टेंड्स टू 0, वन एंड द सेम थिंग। अब हमने लिमिट निकालने के पहले इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसमें n और h दोनों इन्वॉल्व है ना, बट लकी अब क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू सिंगल वेरिएबल, पहले तो ये फैक्ट यूज कर लो, n इंटू एच कांस्टेंट है 2 के बराबर, तो जहां जहां n h है उसको 2 से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो उससे भी और एक और चीज क्या की हमने कि, अब देखना एक और स्टेप लिख रहा हूं मैं, उसके बाद वैल्यूज प्लग करता हूं, तो ये तो हो गया n इंटू एच प्लस ये h क्यूब, मैंने इन तीनों को एक एक h दे दिया, इन तीनों फैक्टर को, तो पहला हो गया n इंटू एच, और दूसरा एक h इसके अंदर लेके गए n इंटू एच प्लस h, और तीसरा h इसके अंदर लेके गए 2n इंटू एच प्लस h होल डिवाइडेड बाय 6, प्लस इधर भी दो h स्क्वायर है, दोनों को एक एक h दे दिया, तो ट्वाइस ऑफ n इंटू एच इंटू n इंटू एच प्लस h डिवाइड बाय 2। अब आसान हो जाएगा तुम्हारा, अब क्या होगा तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्या करो NH को 2 से रिप्लेस कर दो, उसके बाद अगर H बचता है तो लिमिट H टेंड्स टू 0 लगा देंगे। तो चलो लिखते हैं, तो NH इसके कारण इधर तो 2 प्लस ये 2 इंटू 2 प्लस H इंटू 4 प्लस H डिवाइड बाय 2, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल कर दो पहले, तो 2 इंटू 2 प्लस H, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं बिल्कुल नहीं है। ये कितना हो गया, ये 2 से ये 2 पहले कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 8 प्लस 2, अच्छा ये 6 है नीचे यार, एक मिनट ये 6 है, ठीक है, तो ये 2 इंटू 3 करके कैंसिल कर दिया, ठीक है। नाउ h टेंड टू 0 पे कितना आ रहा है, ये मेरा 2 और ये मेरा 4 2 8 बाय लाइट, जस्ट अ सेकंड, लाइट वेंट, ठीक है, देखते हैं लाइट का वेट करेंगे 2 मिनट जब तक हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, अब मैंने बोला लिमिट h टेंड्स टू 0 पे ये कितना हो गया, 2 4 2 8 बाय 3, तो ये हो गया 2 प्लस 8 बाय 3 प्लस ये 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया 6 प्लस 8 बाय 3, 6 प्लस 8 बाय 3, तो देख लो कितना आ रहा है
6 3 जा 18, 18 प्लस 8 26/3, तो वही आया था उधर। तो देखो आ गया आंसर हमारा। तो ये तुम्हारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में यू कैन मतलब एक्सपेक्ट क्या, मतलब हर साल ऑलमोस्ट आता ही है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, जैसे बोर्ड में भी करेंगे ना, तो हम साइड में रफ में क्या करेंगे, पहले तो डायरेक्ट एक बार उसका आंसर देख लेंगे क्या आ रहा है, फिर हम हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा कि हमारा आखिरी में आंसर सेम है या नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और वेट करेंगे 5 मिनट लाइट का। ठीक है, नहीं तो ये कैटेगरी क्वेश्चन खत्म कर लेता हूं, नेक्स्ट कैटेगरी जब लाइट आएगी जब कर लेंगे। ठीक है ना, अभी एक ये कैटेगरी और कंप्लीट कर लेते हैं हम, फर्स्ट कैटेगरी। तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी कैटेगरी पे। मैंने बोला इवेलुएट π/2 से पाई, लेट्स से sin x dx यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, नॉट डायरेक्टली। ऑफ कोर्स डायरेक्टली थोड़ी पूछूंगा, तो पहले तो मैंने डायरेक्टली में आंसर निकाल के देख लिया। अब वैसे इसका आंसर तो मैंने तुम्हें बोला भी याद करने को, एरिया अंडर द कर्व sin x का हाफ साइकिल का है, पूरी साइकिल का 2 होता है। तो ये तो मेरा ऐसे दे रखा है, इतना यहां से π/2 से पाई, इतना एरिया पूरे का 2 होता है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम प्रूफ करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो स्टार्ट किया, तो a इज π/2, b इज पाई, तो b माइनस a कितना हो गया? b माइनस a इज इक्वल टू π/2, दिस इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू h, nh हो गया, π/2 इज इक्वल टू n इंटू h। ठीक है, अब क्या किया, अब वही सिग्मा वाला फॉर्म लिखा, h इंटू सिग्मा, सॉरी h अंदर ही आएगा सिग्मा के, सिग्मा h इंटू f ऑफ a प्लस आर एच। a क्या है मेरा? π/2, और sin x है तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ a प्लस आर एच, a मतलब π/2 प्लस r इंटू h, r गोज फ्रॉम 1 टू n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये तुम्हारा किसमें हो गया? लिमिट का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू क्वेश्चन ऑफ लिमिट। तो कर लेते हैं हम इसको। तो ये तो हो गया h, और ये साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा हो गया cos थीटा, तो ये हो गया cos rh, और ये हो गया सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, लिमिट आखिरी में लगा देंगे। ठीक है, बार बार कैरी नहीं करते। अब 1 मिनट, ठीक है, अब देखो, अच्छा h को तो मैं बाहर भी लिख सकता हूं, सॉरी माय मिस्टेक। h को तो, क्योंकि h थोड़ी r पे डिपेंड है, h को तो मैं बाहर भी लिख सकता हूं। चलो लकीली लाइट आ गई, वेरी गुड। चलो लेट मी क्लोज द डोर। ठीक है, देखो मैंने बोला h इंटू कॉस ऑफ आर एच हो गया, h को तो मैं बाहर भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, बिकॉज r पे थोड़ी डिपेंड है। ठीक है, करेक्ट है। अब देखो कॉस आर एच है, अब कौन सी सीरीज बन रही है? कोसाइन सीरीज। याद करो कोसाइन सीरीज क्या करते थे हम, चलो एक बार रिवाइज रिकॉल कर लेते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। क्या होता था, चाहे सीरीज साइन की हो चाहे कोसाइन की सीरीज हो, पहला टर्म तो साइन वाला ही आता था। क्या होता था? साइन ऑफ n β/2, β/2 मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, तो β/2 डिवाइड बाय साइन β/2। ये तो चाहे सीरीज साइन हो चाहे कोसाइन हो, ये वाला पार्ट कॉमन होता था। अब अगला टर्म क्या होता था? वो साइन सीरीज है तो साइन आता था, कोसाइन है तो कोसाइन आता था। अब सिंस ये कोसाइन सीरीज है तो इधर कॉस ऑफ, कैसे याद करवाया था? फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट एंगल इज अल्फा प्लस लास्ट एंगल इज अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा होल डिवाइड बाय 2, तो ये बेसिकली हो जाता है अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2। ठीक है, तो वो चीज इधर लगा लेते हैं। तो ये तो हो गया h, तो एक ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिस h इज रिटन। इसके लिए अब साइन n बीटा बाय 2, तो साइन n, अब बीटा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल, तो इसमें r की जगह 1 रखा तो cos r आया, फिर cos 2r आएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? r का, तो ये हो गया h का, r का नहीं h का, ये हो गया cos h प्लस cos 2h n प्लस 1, तो h बाय 2 साइन n बीटा बाय 2 लिखा है मैंने अभी तक, डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2, तो साइन ऑफ बीटा बाय 2, तो h बाय 2, यहां तक क्लियर है, इनटू कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, तो फर्स्ट तो कब आएगा? जब r की जगह 1 रखूंगा तो h, प्लस लास्ट कब आएगा? जब r की जगह n रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? nh, तो n इंटू h, ये h लिखा है, ठीक है ना, h प्लस nh बाय 2। अब ये इसकी मुझे लिमिट निकाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 या फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो देखना
NH सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जहां जहां NH है उसको रिप्लेस करूंगा पाई बाय 2 से। तो ये दिख रहा है तुम्हें, साइन ऑफ NH बाय 2 मतलब पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 लिखा है ये, तो इसको हटा के मैंने 1/√2 लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, इधर मेरा NH कितना है, पाई बाय 2, ठीक है, तो मैंने इसको पाई बाय 2 लिखा, तो ये हो गया h/2 प्लस पाई बाय 4। देखो इधर तुम्हें अगले स्टेप में लिखना है h/2 प्लस पाई बाय 4, यू हैव टू राइट इन अगला स्टेप, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, इधर जैसे इधर वो मत कर देना h प्लस NH रखा था, h भी 0 है, h 0 है तो cos 0 1 हो गया, नहीं, n इंटू एच तो कांस्टेंट है ना, h अगर 0 है तो h तो 0 कर दो, बट n इंटू एच को 0 मत कर देना, क्योंकि n इंफिनिटी है ना, वो तो कांस्टेंट है प्रोडक्ट। बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना? क्या इधर जैसे अभी क्या लिखा था, एक बार और लिख लेता हूं, इधर मेरा लिखा था cos ऑफ h प्लस NH बाय 2, तो वो इसको बोल देते हैं 1, ये क्योंकि h 0 को जा रहा है तो 0 प्लस 0 बाय 2 इज 0, cos 0 इज 1, नहीं, ये h तो 0 को जा रहा है बट ये 0 को थोड़ी जा रहा है, ठीक है ना? इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं, इस पे गड़बड़ होती है। हाँ ठीक है, अब अगेन h टेंड्स टू 0 है तो ये भी cos पाई बाय 4 1/√2। अच्छा, h अपॉन साइन h बाय 2, तो इसको बाय 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, h बाय 2 अपॉन साइन h बाय 2 1, तो 2 अपॉन √2 इंटू √2 दैट इज नथिंग बट 1, तो वही तो हमारा आया था। क्लियर है? चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एग्जांपल, और खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद की प्रैक्टिस के लिए यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, और नहीं तो एक बार एनसीईआरटी उठाना, आज की आज ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाले कर देना, फिर बोर्ड में बाद में करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस हो जाएगी और लिमिट्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे तुम्हारी थोड़ी, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 से 3 e की पावर x dx। तो पहले तो मैंने डायरेक्टली इवैल्यूएट किया, क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x, फिर e की पावर x में ये रखा तो e क्यूब माइनस e स्क्वायर, ये आना चाहिए मेरा आंसर, ठीक है ना? वेरीफाई करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बोर्ड में सीधा क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेट दिस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलो करते हैं, a is 2 b is 3, तो b माइनस a कितना हो गया 1 इज इक्वल टू n इंटू एच, n इंटू एच 1 आ गया, ठीक है? 1 ही रहने देते हैं, ठीक है ना? ऐसे रिलेट मत करना, n h आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आ गया अलग के लिए 1 b माइनस है, ठीक है? चलो, तो h इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ a प्लस आर एच, तो a इज 2, तो a प्लस f ऑफ a प्लस आर एच क्या हो जाएगा, e की पावर में x जगह a प्लस आर एच, तो 2 प्लस आर एच, r गोज फ्रॉम 1 से n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो क्या किया, इसको पहले e की e स्क्वायर दिया, उसको तो हटा लिया, बाहर ले लिया, फिर जीपी बन जाएगा मेरा, तो मैंने लिखा इसको e स्क्वायर इंटू e की पावर आर एच, वो e स्क्वायर कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ r है, सो आई टेक इट आउटसाइड सिग्मा, सो दिस इज व्हाट e स्क्वायर इंटू h इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n e की पावर आर एच। तो ये तो मेरा ऐसा लिखा है e स्क्वायर इंटू एच, और ऐसे मैंने r की जगह 1 लिखा तो क्या है, e की पावर h, प्लस r की जगह 2 लिखा तो e की पावर 2h एंड सो ऑन, e की पावर n इंटू h, दिस इज नथिंग बट अ जीपी विद अ कॉमन रेशियो e की पावर h। तो फॉर्मूला लगा देते हैं जीपी का, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है? तो पहले तो मेरा बाहर लिखा है e स्क्वायर, ये h लिखा है, अब अंदर आते हैं। अच्छा, पहले a इंटू लिख लेते हैं, a इज e की पावर h, a इंटू आर की पावर n, e की पावर h इज द r, उसकी पावर n, तो e की पावर n इंटू h, e की पावर n h माइनस 1 अपॉन e की पावर h, a की पावर r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो e की पावर h माइनस 1। देखो क्लियर है? अब देखो, जो प्रोडक्ट फॉर्म में है और जो गायब हो सकता है, अभी गायब कर देते हैं यूजिंग लिमिट्स, तो लिमिट h टेंड टू 0 है, तो देखना e की पावर h, ये प्रोडक्ट फॉर्म में, ये तो 1 हो गया, इस h को मैं इसके नीचे लेके गया, तो ये मेरा 1 हो गया। अब n इंटू एच कितना है 1, तो इस NH को मैंने 1 लिख दिया, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, खत्म हो गया। e स्क्वायर इंटू e माइनस 1 क्या हो गया, e क्यूब माइनस e स्क्वायर, e क्यूब माइनस e स्क्वायर। क्लियर है? बोर्ड का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड, ठीक है? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है?
चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी पे जंप करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। तो पहले इसको कॉपी कर लो पॉज करके। अच्छा एक चीज और, जैसे मैं बोल रहा था कि शुरू में मैंने स्टेटमेंट दिया था कि ये जनरली बोर्ड में आता है, बट ये जेई में भी आ सकता है। कोई बोलेगा सर हम जैसे यही क्वेश्चन जो थे वो जेई में इस मेथड से क्यों करेंगे, उनको थोड़ी पता हम क्या किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो आंसर मिलेगा तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह सही हूं। मैं इसलिए सही हूं क्योंकि वो ये क्वेश्चन नहीं देगा, वो घुमा के देगा। क्या करेगा कि तुम्हें एक इंटीग्रेशन देगा जो नॉन इंटीग्रेबल होगा। क्या बोला मैंने, एक इंटीग्रेशन देगा जो नॉन इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। फिर तुम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखोगे, जब सुनना ध्यान से, उसको जब फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि या तो वो सिग्मा तुम्हारा इजीली इवेल्युएट हो रहा होगा, या फिर वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज कि या तो वो सिग्मा के फॉर्म में उसकी लिमिट आसानी से निकाल पा रहे होगे, और अगर मान लो नहीं भी निकाल पा रहे हो तो वो उसकी लिमिट क्वेश्चन में ही दे देगा। जो तुम्हारा सिग्मा लगाने पे जो एक्सप्रेशन बना लिमिट का, उसकी लिमिटिंग वैल्यू वो क्वेश्चन में ही दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ये चीज मैंने तुमको लिमिट्स में भी बताई थी, ठीक है ना। लिमिट्स में भी मैंने ये चीज तुम्हें बताई थी कि इस टाइप से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर है? ओके तो अब हम मूव करते हैं सेकंड कैटेगरी, ठीक है ना। सेकंड कैटेगरी, और ये जो है भाई मोस्ट, इसको ऊपर 5 स्टार लगा दो, वो भी कम है इसके लिए। एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, एडवांस के लिए फेवरेट टॉपिक जेई वालों का। इसमें मैं अभी तो कभी क्वेश्चन कराऊंगा आज, लेकिन मंडे को जैसे मैंने प्लान किया है कि आज हमारा थियरी कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेट का पूरा कंप्लीट। 1-2 लेक्चर और लेने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे लेवल के, और ठीक है ना। बट आज तो हम बेसिक्स देख लेते हैं, बेसिक क्या थोड़ा एक आध क्वेश्चन अच्छा भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब एज ए क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास है, वो लिखते हैं हम, ठीक है। एज ए क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, उसी के अंदर थियरी हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन 9 डिवाइडेड बाय 28n, ठीक है ना। इसको हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। अगर वैसे खुद से नहीं, अभी तो मेरा ही सुनो, ठीक है ना। खुद से ट्राई मत करो, ठीक है ना, अभी क्योंकि नया टोटली नई चीज है, टोटली नई चीज है, ठीक है। अब चलो क्या करना है, सबसे पहले स्टेप्स लिखवा रहा हूं मैं। स्टेप 1, ठीक है ना। क्या करेंगे, जो भी सीरीज है, गिवन सीरीज है, उसको हम सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले लिख लो, राइट द सीरीज इन सिग्मा फॉर्म। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द गिवन सीरीज इन सिग्मा फॉर्म, ठीक है ना। कैसे, जैसे अब इसी को एग्जांपल के लेके मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं, तो मैं स्टेप 1 का आंसर क्या लिखूंगा, सिग्मा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन देख के क्या आया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब, तो सब जगह कॉमन है, और नीचे क्या लिखा है, आर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मेन स्टेप अब आएगा, कौन सा, ये भी नहीं है, जैसे मैंने लिखा r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी करेक्ट है। अब जो है वो मेन स्टेप है इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वैसे नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। r ब्लाइंडली तुम n मत लिखना, r को n मत लिखना, 1 से n तक मत लिखना। ऐसी जनरली हैबिट होती है कि n टर्म्स है, इसमें n टर्म्स नहीं है एक्चुअली, दैट यू हैव टू सी। अब ये टास्क तुम्हारा है छोटा सा, कि पहले इसमें पहचानो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। दिस इज स्मॉल टास्क बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो वीडियो पॉज करो, एक बार नंबर ऑफ टर्म्स देखो, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आंसर, ठीक है ना। वैसे क्या करेंगे, मतलब मैंने बोला एक तो क्या है कि तुम जनरल टर्म में आर की अलग अलग वैल्यूज रख के देखो, n 2n 3n टाइप की, इस टाइप से हिट एंड ट्राई करो। या फिर एक्चुअल तरीका क्या है, जनरल टर्म को आखिरी टर्म के बराबर इक्वेट करो, करस्पॉन्डिंगली आर को निकालो। बट कहने का मतलब क्या होगा कि आर इधर क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक फंक्शन बनेगा, तो क्यूबिक का कोई ऐसा फॉर्मूला तो होता नहीं, तो फिर अभी हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करो, इस वाले दिस इज द जनरल टर्म, तो मैं बोल रहा हूं इसमें r की जगह n क्या रख, r की जगह क्या रखूं कि ये टर्म आ जाए, तो मैंने इसको इसके इक्वेट कर दिया, उसके करस्पॉन्डिंग r देख लिया। तो व्हेन यू विल पुट, यू विल गेट r इज इक्वल टू 3n। और वैसे हिंट भी लगती है, r इधर r स्क्वायर है, इधर 9 कैसे आएगा, मतलब 3n टाइप टर्म हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अब रख के देख लो एक बार, 3n इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 9n स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 27, ये n क्यूब, और ये 27n क्यूब, 28n क्यूब।
तो एन स्क्वायर से एन क्यूब ये कैंसिल, तो 9/28n विच इज परफेक्ट। तो इसलिए ब्लाइंडली कभी भी n मत लिखना। जनरली हैबिट होती है बच्चों की, वो 1 से n लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, वो नंबर ऑफ टर्म्स देखना पड़ेगा सीरीज में कितनी है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 कि हमने उसको सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्टेप 2, ठीक है। टेक, एक मिनट, हाँ ये एन क्यूब है, ठीक है ना, ये एन क्यूब। टेक 1/n आउट ऑफ द सिग्मा, आउट ऑफ सिग्मा, ठीक है, 1/n आउट ऑफ सिग्मा, एंड ट्राई टू क्लब द रिमेनिंग पार्ट, try to club the remaining part in the form of r/n, in the form of r/n. This is the most important step of this particular method. एक बार ये हो गया, उसके बाद ये जो सीरीज का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो दो चीजें, दो कैटेगरी बताई ना मैंने। एक कैटेगरी में तो क्या हो रहा है, हम इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं सिग्मा की मदद से, इसमें उल्टा कर रहे हैं, इसमें सिग्मा को इवैल्यूएट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है वो ना इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो तुमने जनरल टर्म लिखी, उसके बाद 1/n बाहर लिया किसी भी तरीके से, मतलब 1/n को बाहर लेगा, फिर जो अंदर जो भी फंक्शन बचा ना r/n का, वो जो भी r और n वगैरह उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो 100% अगर इस मेथड से सॉल्व होना होगा उस क्वेश्चन को, तो वो r/n के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। मतलब हर एक टर्म को r/n के फॉर्म में लिख सकता हूं। ऐसा नहीं होगा कि अंदर r बचेगा या n अकेला सिंगल बचेगा, नहीं। अगर इस मेथड से सॉल्व हो रहा होगा तो जो रिमेनिंग फंक्शन है ना अंदर, वो r/n का फंक्शन बन जाएगा। कब? 1/n को बाहर लेने के बाद, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से मैं इसको कन्वर्ट करता हूं। तो देखना, पहले मैं ऊपर का रब कर रहा हूं थोड़ा सा पार्ट, तुम कॉपी कर लो क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने बोला 1/n को बाहर लिया और रिमेनिंग फंक्शन में बोल रहा हूं कि पक्का कन्वर्ट हो जाएगा r/n का। तो एक 1/n तो मुझे चाहिए। तो पहले तो अब मैंने क्या किया, और मुझे पता है कि मुझे r/n बनाना है, तो मैंने इंस्टेड ऑफ 1/n लोगो तो भी काम चलेगा, फिर चलो 1/n ही लेते जैसा मैंने लिखा उसके हिसाब से। 1/n बाहर लिया तो मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 3n, ये हो गया r² डिवाइडेड बाय, इधर से लेट से मैंने n लिया था तो ये n हो गया, तो ये हो गया n² प्लस r³/n। देखो ये लिख दिया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो अब मैंने बोला कि अब इस मेथड से सॉल्व हो रहा होगा तो 100% इसको लिख लो साइड में, ये जो चीज है ना वो पक्का f ऑफ r/n में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट यू हैव टू थोड़ा सा दिमाग लगा के, इधर तो नहीं लग रहा, वैसे कुछ क्वेश्चंस में लगेगा दिमाग, बट इसमें नहीं लग रहा। इसमें तो क्या आ रहा है कि मैं इसमें से n² और कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि ऊपर r² है तो r/n कैसे बनेगा, उसको n² की जरूरत पड़ेगी, तो n² नीचे से निकाल के मैं ऊपर दे सकता हूं। तो क्या लिखा, सिग्मा ये हो गया 1/n r इज इक्वल टू 1 से 3n, और ये हो गया, जब r² कॉमन लूंगा मैं, n² नीचे से ऊपर भेजा तो ऊपर बन गया r/n का स्क्वायर, और नीचे इधर n² था तो वो तो खत्म हो गया 1 प्लस इधर r³/n और एक और n² आ जाएगा, बिकॉज इधर से कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा r/n का होल क्यूब। तो देखो ये चीज लिखिए, क्या लिखा था, टेक 1/n आउट ऑफ सिग्मा एंड ट्राई टू क्लब द रिमेनिंग पार्ट इन अ फॉर्म ऑफ r/n। तो जो सिग्मा के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट बचा है दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ r/n, अगर इस मेथड से सॉल्व हो रहा होगा। अगर नहीं क्लब हो रहा है, मान लो तुम्हारा ऐसा करने पे इधर एक आध r बच गया या फिर n बच गया या r बच गया या कुछ तो बच गया, तो फिर वो गलत है। मतलब गलत है इन द सेंस क्वेश्चन गलत नहीं है, इस मेथड से काम नहीं करेगा, फिर तो वो नॉर्मल जो हमारे सीरीज वाले सीक्वेंस सीरीज में या फिर लिमिट्स में जो मेथड पढ़े थे उससे हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, थर्ड स्टेप, द लास्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब लास्ट स्टेप, ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है, देखो स्टेप 3, इसमें 3-4 चीजें हैं। लास्ट स्टेप, स्टेप 3 में देखना, इधर लिख रहा हूं मैं साइड में, स्टेप 3 में क्या है, रिप्लेस 1/n with dx,
ठीक है, सुनते जाना पहले। सिग्मा को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन में, आर बाय एन को एक्स में, ठीक है ना। क्यों करना है उससे मतलब नहीं है, ऐसा करना है, ये समझ लो अभी, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचता है हमारा, लिमिट्स और बचते हैं। तो मैंने बोला लोअर लिमिट एल एल ऑफ इंटीग्रेशन एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू देखो क्या लिख रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n है ये, n टेंड्स टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, सिमिलरली यही चीज अपर लिमिट ऑफ सिग्मा बाय n, ठीक है ना, क्लियर है। 1 बाय n को dx को, सिग्मा को इंटीग्रेशन है, r बाय n को x से, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन की, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, बट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सिमिलरली अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, आप देखो अब अगले स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब सिग्मा में कन्वर्ट, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। कैसे, सिग्मा को तो मैंने 1 बाय n को तो मैंने क्या बोला dx, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1 बाय n को तो बाहर निकाल, चलो 1 बाय n है, तो इंटीग्रेशन 1 बाय n की जगह dx, r बाय n की जगह x, तो ये x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अब लिमिट्स पे आते हैं, तो लोअर लिमिट क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 0। अपर लिमिट क्या होगी, 3n डिवाइडेड बाय n, n से n कैंसिल, क्या हो गया 3 बचा, तो 0 से 3। सो नाउ दिस इज द आंसर मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट तो बहुत आसान है, ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा है तो 3 से मल्टीप्लाई किया 1 बाय 3, तो 1 बाय 3 इसको t माना, तो ln 1 प्लस एक्स क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3। तो बस ये हो गया मेरा आंसर। 0 पे तो ln 1 0 हो जाएगा, 3 रखने पे 28, तो ln 28 होल डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसकी के आधार पे, ठीक है, उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे लेक्चर। और डोंट वरी, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन लूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और भी क्वेश्चंस लूंगा। क्या करना है, सबसे पहले हमें सिग्मा फॉर्म में लिखना है रिक्वायर्ड सीरीज को, फिर हमको 1 बाय n किसी तरीके से बाहर निकालना है और रिमेनिंग फंक्शन को r बाय n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, आखिरी स्टेप, सिग्मा को इंटीग्रेशन में, 1 बाय n को dx, r बाय n को x, और फिर लिमिट्स को, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो करो तुम लोग, अब तुम लोग करो, पहले प्रैक्टिस होगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन 2√n अपॉन n√n, ठीक है। चलो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। आई होप तुम पॉज करके कर रहे होगे, ट्राई एक बार किया होगा मतलब। चलो तो सबसे पहले सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा उससे ही पहले सबसे पहले देखो टर्म्स कितनी हैं, तो डोंट ब्लाइंडली से n टर्म्स नहीं है, ठीक है ना। पहले मैंने अगर सिग्मा फॉर्म में इसको लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, जनरल टर्म लिखते हैं tr, एक मिनट, अच्छा n√n तो कांस्टेंट है, ऊपर ही लिखना है, तो √r अपॉन n√n सिग्मा r इज इक्वल टू 1। अब कहां तक जाऊं, तो ऐसा सोचो कि r को क्या रखूं √r के अंदर कि 2√n आ जाए, तो इसको ऐसे करो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसको 2 को अंदर लेके जाओ, 4 कर दो, ठीक है ना। तो कहां तक जाएगा, 4n तक। अब दोबारा बाहर ले आओ, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, 1 बाय n दिख रहा है, r बाय n भी दिख रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन, ये 1 बाय n तो dx, और बचा हुआ √r बाय n मतलब √x, 1 डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0, 4n डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, √x dx। सो दिस इज सिंपली x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, लिमिट फ्रॉम 0 to 4, तो ये 2/3 तो ये आ गया, और इसको लिख लिया 4 की पावर 2/3, सॉरी 3/2 है, 4 की पावर 3/2, और उसको 2 स्क्वायर करके 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब इज 8, 8 to the 16, तो ये हो गया 16/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, ठीक है। तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगले 2 क्लास जैसा मेरा प्लान है
हम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली, उसके बाद फिर हम एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में ही। देखते हैं एक लेक्चर या तो ज्यादा बड़ा बना दूंगा या फिर 2 पार्ट में, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। ओके दैट्स इट, थैंक यू।